हेलो, नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। बाय द वे यहाँ तो आफ्टरनून चल रहा है बट ठीक है, आप लोग मॉर्निंग में पढ़ाई करते होंगे बट कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करते हैं तो मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, डॉन, नाइट, जो भी टाइम हो रहा है उस टाइम के हिसाब से आप खुद को विश करें एंड वेलकम बैक टू द मॉलिक्यूलर निंजास। माय नेम इज राहिमा महवज। ओप्स, हाँ, तो वी आर बैक विथ चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 3 एंड यस, मैंने बोला था मैं रेगुलर रहूंगी। सो यस, टुडे वी आर बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे, बताओ क्या? आज हम लोग पढ़ेंगे डी ब्रॉय इक्वेशन। डी ब्रॉगली बहुत लोग बोलते हैं, डिपेंड्स किसके टीचर क्या सिखाते हैं। मेरे मास्टर साहब ने डी ब्रॉय सिखाया था तो मुझे डी ब्रॉय आता है। इवन आई डोंट नो इट इज डी ब्रॉय और इफ इट इज डी ब्रॉगली, आपको जो मर्जी आप बुला ले, बट अगर आप मेरे स्टूडेंट्स हो तो आप डी ब्रॉय बुलाओगे क्योंकि मैं डी ब्रॉय बोलती हूँ, क्योंकि मेरे टीचर डी ब्रॉय बोलते थे। हे। So whatever it is, we'll start with that. Oops. अब डी ब्रॉय इक्वेशन अगेन बहुत लंबी सी टॉपिक नहीं है। डी ब्रॉय इक्वेशन, जो डी ब्रॉय नाम के साइंटिस्ट थे वो क्या बोलते थे? डी ब्रॉय नाम के साइंटिस्ट जो है वो सिंपल सी बात बोलते थे कि जो कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल होता है, आई रिपीट, फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, मतलब कि वो पार्टिकल को माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए, छोटू सा होना चाहिए और वो मूव कर रहा होना चाहिए। तो वैसे कोई भी पार्टिकल होते हैं वो दो तरह के कैरेक्टर शो करते हैं, एक पार्टिकल कैरेक्टर और एक वेव कैरेक्टर। पार्टिकल कैरेक्टर मतलब जैसे हम लोग है, चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। वेव कैरेक्टर मतलब उसके पास वेव होगा, वो वेव की तरह उसके पास वेवलेंथ कैरी होगा। तो ये वेव कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव किया था, जो हम लोग भी अभी साथ में डिराइव करेंगे। तो डी ब्रॉय ने क्या कहा? डी ब्रॉय इक्वेशन के थ्रू क्या कहा उन्होंने? पहले हम लोग इक्वेशन डिराइव कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उनका कहा हुआ बात लिखेंगे। अरे यार, ठीक है, कोई बात नहीं, सॉरी। तो सबसे पहली चीज है डी ब्रॉय। डी ब्रॉय इक्वेशन को स्टार्ट करने से पहले आप आएंगे हमारे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे हमने एक इक्वेशन साथ में सीखा था प्लैंक्स के। वो इक्वेशन क्या था जरा आप बताएं मुझे, अपने घर पे जोर जोर से बोले। अब तक आपने बोल दिया होगा, वेरी गुड। दैट इक्वेशन वाज E इज इक्वल्स टू एच न्यू। इसी को आप लिख सकते हो E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। न्यू को सी बाई लैम्डा से रिप्लेस कर सकते हो। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। किसी बच्चे को इस इक्वेशन में दिक्कत नहीं होगी, कल ही मैंने पढ़ाया है ये वीडियो, सॉरी ये इक्वेशन के बारे में, ठीक है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद हम लोग एक और इक्वेशन के बारे में जानेंगे जो आइंस्टाइन्स इक्वेशन है, और ये इक्वेशन हर साइंस के बच्चे को पता होता है, E इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ये आइंस्टाइन्स इक्वेशन है, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से डिराइव हुआ हुआ इक्वेशन है। फाइन, कोई दिक्कत नहीं है इन दो इक्वेशंस में। बोर्ड क्लियर दिख रही है? मैं एक बार चेक कर लूं, एकदम चकाचक दिख रही है। लाइट कम आ रही है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ 2 ही लाइट है यार। मेरे घर में 7-7 बत्तियां होती तो मैं सब जला के वीडियो शूट करती थी, बट अब यहाँ लाइट्स है ही नहीं तो मैं क्या करूँ। कोई बात नहीं, बोर्ड आई एम श्योर क्लियर दिख रहा होगा, मेरी शक्ल तो डजेंट मैटर एनीवे, राइट? ओके, तो यहाँ से हमने क्या सीखा? E इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा एक इक्वेशन है जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से हमने सीखी थी, वेरी गुड। दूसरा इक्वेशन हमने सीखा है E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, जो कि आइंस्टाइन्स इक्वेशन है। अब देखो दोनों चीज में आप क्या कॉमन देख रहे हो? एनर्जी। दोनों एनर्जी के बराबर है। एच सी बाई लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी, एम सी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू एनर्जी। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? बोलो हाँ, कर सकते हैं। तो कर दो, बस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू एम सी स्क्वायर। अब कुछ कॉमन है, कुछ कट रहा है, कुछ छट रहा है, कुछ बाहर निकल रहा है, कुछ हो रहा है, जरा चेक करिए। तो अब तक आपने चेक कर लिया होगा, ये C यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो C को कैंसिल आउट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 2 C है, यहाँ पे 1 C है, कट गया। अब यहाँ से लैम्डा को बाहर निकालो, लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा H बाई एम सी। दिस इज ओनली डी ब्रॉय इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 3 जो है ना, यही डी ब्रॉय इक्वेशन है। अब इसमें बोलो क्या, इससे क्या प्रूव हो रहा है कि पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी है? प्रूव हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है? लैम्डा
वेवलेंथ, कोई वेव होगा अगर तभी उसके पास वेवलेंथ, कोई पार्टिकल के पास वेवलेंथ नहीं होता है, वेव के पास ही वेवलेंथ होती है। तो कोई भी फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, आप उसमें प्लैंक्स कांस्टेंट पुट करो, उस पार्टिकल की मास पुट करो और उस पार्टिकल किस स्पीड से मूव कर रहा है वो आप यहाँ पे पुट करो, तो आपको उस पार्टिकल का वेवलेंथ पता चल जाएगा। मतलब कि कोई भी फास्ट मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, ऑब्वियसली फास्ट मूविंग मैंने पहले ही बोल दिया, तो उसके पास दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, एक पार्टिकल कैरेक्टर और एक वेव कैरेक्टर। ये यहाँ से प्रूव हो रहा है कि इसके पास वेव कैरेक्टर है। अब भाई देखो, ये जो है ना ये लाइट के लिए है, ये c है, दिस इज स्पीड ऑफ लाइट, तो दिस इज फॉर, अयो अयो छोड़ो, फॉर लाइट। बट हम लोग जो फास्ट हुए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में हम लोग लाइट की स्पीड तो डाल नहीं सकते हैं ना। तो अगर किसी पार्टिकल के लिए आपको उसका वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो आप यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट की जगह को रिप्लेस करके उस पार्टिकल का स्पीड डाल दो, हो जाएगा। तो यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी। वी मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप निकाल रहे हो वेवलेंथ, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी यहाँ पे होगी, कोई बॉल है उस बॉल के लिए निकाल रहे हो तो उस बॉल की वेलोसिटी यहाँ पे आप पुट करोगे, तो यहाँ से आपको एक और फॉर्मूला मिल गया। फाइन, ये आपका इक्वेशन नंबर 4 होगा। ये भी डी ब्रॉय इक्वेशन है, ये भी डी ब्रॉय इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखिए, सॉरी मेरी लिप फिसल रही है। मास इनटू वेलोसिटी कुछ होता है क्या? कोई फिजिक्स में कोई फॉर्मूला होता है कि समथिंग इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी? कुछ तो होता है, सुना सुना लग रहा है। मोमेंटम होता है क्या? लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो यहाँ पे मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी को हम लोग लीनियर मोमेंटम से रिप्लेस कर सकते हैं क्या? लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई पी। ये आपका तीसरा इक्वेशन निकल गया। ये भी डी ब्रॉय इक्वेशन है, ये भी डी ब्रॉय इक्वेशन है और ये भी डी ब्रॉय इक्वेशन है। एम वी को रिप्लेस करके पी लिख दिया। किसी इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकालनी है यहाँ पे को, उसकी मास नहीं पता, मास तो चलो पता ही होता है बट ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी नहीं पता है बट आपको उसका वेवलेंथ, सॉरी उसकी क्या 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 ये मोमेंटम पता है, आपको मोमेंटम बता दिया गया है, तो भी आप वेवलेंथ निकाल सकते हो प्लैंक्स कांस्टेंट के साथ डिवाइड करके। ये भी एक निकला, पता चल गया। इतना आप कॉपी कर ले पहले, कॉपी कर ले पहले। चलिए, होपफुली आपने वीडियो को पॉज करके अब तक कॉपी कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सबको पता है भाई ये फॉर्मूला, तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सबको पता होती है, यस पता होती है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर है। आप मल्टीप्लाई कर दो एम दोनों तरफ। देखना क्या कर रही हूं मैं, मल्टीप्लाइंग एम, एक पेज ज्यादा निकल गया एम का, आप रिमूव कर देना बोथ साइड्स। आप m दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, m मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ m स्क्वायर v स्क्वायर हो जाएगा। देखो v स्क्वायर पहले से था, एक m पहले से था, एक और m मैंने मल्टीप्लाई किया तो m का स्क्वायर हो गया और इधर एक m आ गया। सही है इक्वेशन? हाफ एम वी स्क्वायर था, लाइट कट गई, थोड़ी सी अंधेरी हो गई है क्या? बोर्ड मुझे लगता है कि दिखाई दे रही होगी आपको, होपफुली, होपफुली नहीं, मुझे लग रहा है कि दिखाई दे रही होगी। लाइट कट गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा। दोनों तरफ हमने m मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, इधर m हो गया, इधर m स्क्वायर हो गया। अब आप इस 2 को इधर ले आओ, इस 2 को इधर ले जाओ, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2m काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर v स्क्वायर। हो गया, क्लियर है यहाँ तक क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी से हमने शुरू किया, दोनों तरफ हमने m मल्टीप्लाई किया, ठीक है, m काइनेटिक एनर्जी हो गया तो इधर m स्क्वायर v स्क्वायर हो गया बाई 2। इस 2 को हम लोग इधर ले आए तो 2m काइनेटिक एनर्जी लेफ्ट हैंड साइड हो गया, m स्क्वायर v स्क्वायर इधर रह गया। अब आप स्क्वायर रूट निकाल दो बोथ साइड्स, ठीक है, SQRT में लिख रही हूँ, बोथ साइड्स, दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी
दिस वुड बी इक्वल टू एम वी, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, द रूट निकाल दिए, दोनों स्क्वायर हट गया, एम वी हो गया, 2m काइनेटिक एनर्जी का रूट इधर हो गया। अब आप चेक करो, इधर एम वी है, इधर एम वी है, इस एम वी का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं? बोलो हाँ, कर तो सकते हैं। इसको डिराइव कहाँ से किया, समझ में आया है? काइनेटिक एनर्जी से शुरू किया हमने। एक और बार रिकैप कर रही हूँ मैं, दोनों तरफ हमने पहले m मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड m हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने इस 2 को इधर ले गए, 2 को इधर लाके स्क्वायर रूट कर दिए बोथ साइड्स, हमें mv का वैल्यू मिल गया काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में। तो इस mv को यहाँ पे पुट कर देंगे। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला क्या निकलेगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई mv की जगह पे ये डालना है, सो इट इज रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी। इक्वेशन 5 था ये इक्वेशन 6 हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो डी ब्रॉय इक्वेशन। अब डी ब्रॉय इक्वेशन कितने फॉर्म्स हो गए, यहाँ हो गया 2, हो गया 3, हो गया 4, हो गया। मतलब अगर आपको लाइट के लिए निकालना है तो आप लाइट की स्पीड डाल के निकाल लो भाई। अगर आपको किसी मास मूविंग पार्टिकल के लिए निकालना है तो अगर उसकी वेलोसिटी दी गई है तो इस फॉर्मूला को यूज कर लो। अगर वेलोसिटी नहीं दी गई है, मोमेंटम दी गई है, तो भाई इस फॉर्मूले को यूज कर लो। और अगर मोमेंटम भी नहीं दिया है, काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो इस फॉर्मूले को यूज कर लो। समझ में आया? इन तीनों फॉर्मूलाज को आप एक जगह लिख करके रखेंगे। मैं बोर्ड को मिटा देता हूँ, आप एक बार कॉपी कर ले, मैं हट जाती हूँ। फॉर्मूला को मैं रहने देती हूँ चारों, बाकी मैं मिटा दूं। अब तक आपने कॉपी कर लिया होगा। अब डी ब्रॉय ने बोला क्या था, लिख भी लेते हैं उसको। डी ब्रॉय प्रपोज्ड, वो वाला प्रपोज नहीं जो आप लोग करते हो, ये दूसरा प्रपोज्ड है। डी ब्रॉय प्रपोज्ड दैट एवरी फास्ट मूविंग होना चाहिए और माइक्रोस्कोपिक होना चाहिए पार्टिकल को हैज 2 कैरेक्टर्स। कौन कौन सा बच्चों? वेव कैरेक्टर एंड अ पार्टिकल कैरेक्टर, ही लिख देती हूँ। बुझलिस, एक वेव कैरेक्टर होता है और एक पार्टिकल कैरेक्टर होता है। समझ में आया? कोई भी फास्ट मूविंग पार्टिकल, देखो स्लो मूविंग हमारे जैसे भी होंगे तो भी हमारे भी जब हम लोग चल रहे होते हैं, जब हमारे पास वेलोसिटी हो रही होती है, हम भी 2 कैरेक्टर शो करते हैं, हमारे पास भी वेवलेंथ होता है। आप निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। आप स्पीड, ये h की वैल्यू डालो, आप अपना मास डालो और आप अपनी वेलोसिटी डालो, आप किस स्पीड से मूव कर रहे हो आप डालो, आपको अपना भी वेवलेंथ पता चल जाएगा। यस, पता चल जाएगा, क्यों नहीं पता चलेगा। बट आप यहाँ पे एक चीज पाओगे कि जो वेवलेंथ है ना, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास जितना ज्यादा होगा ना, वेवलेंथ उतना कम होगा। तो वी ह्यूमंस, हमारी मास बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमारा वेवलेंथ बहुत कम होता है। लड़कियां थोड़ी ऑफेंड होंगी कि मैं मास ज्यादा नहीं है, मैं तो बहुत हल्की हूँ। ठीक है, कितने हल्के, 40 किलो के तो होंगे। तो 40 किलो बोले, 40 किलो तो हल्का ही होता है, लेकिन अगर आप इस 40 किलो को इलेक्ट्रॉन के वजन के नाप पे कंपेयर करो तब तो आपकी मास बहुत ज्यादा है ना। मैं उस रेंज माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के कंपेयर में आपको कह रही हूँ कि आपकी मास ज्यादा है। ठीक है, इंसान की 40 किलो ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं, ऑफेंड होने वाली बात नहीं है। बट माई पॉइंट इज कि हम लोग जब मूव कर रहे होते हैं तो हमारा भी वेवलेंथ होता है, बट क्योंकि हमारा मास इतना ज्यादा है तो हमारा वेवलेंथ जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि वो पता नहीं चलता। मतलब हम लोग भी ऐसे ऐसे मूव कर रहे होते हैं अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखने जाओ तो, बट ऑब्वियसली अगेन नेकेड आई से वो चीज दिखती नहीं है। समझ में आया क्या कहा डी ब्रॉय ने, कैसे कहा, कैसे प्रूव किया, इक्वेशन पता चल गया। ये जो 4 फॉर्मूलाज है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काम आते हैं, तो हम लोग न्यूमेरिकल बना के देख लेते हैं। चलिए, मेरा उंगली दुखा। चलिए, लेट मी टेक आउट NCERT ले करके बैठे हैं ना आप लोग, छोड़ के तो नहीं ना आ गए किसी और कमरे में। मिटा दूं मैं बोर्ड, मिटा दूं ना?
यहाँ पे पता है जब मैं आई ना कॉलेज यहाँ शिफ्ट किया जब मैंने हॉस्टल, तो था यहाँ दीवार में काटिए ठोकनी है यार, क्योंकि बोर्ड टांगना है। घर पे तो मैं स्टैंड लेके रहती थी ना, बिकॉज घर पे मैं काटी नहीं ठोक सकती। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो, ये और ये वाली कांटी ना ऑलरेडी ठोकी हुई थी दीवार में, पता नहीं किसी और ने ठोकी होगी, पता नहीं। तो मैंने ना पहले इस पे ही प्लेस करने की कोशिश की, बट मेरा बोर्ड ना छोटा था, तो इसका ये चीज़ यहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। तो एक तो मैंने रहने दिया, दूसरा मैंने खुद से ठोका कि यार मुझे ठोकना है। अब हूँ मैं हॉस्टल में, यहाँ मेरे पास हथौड़ी ऐसा कुछ चीज़ है नहीं। मैंने मैंने कैसे ठोका है पता है? कैंची से। ये एक्चुअली स्क्रू ड्राइवर है, ये नेल नहीं है, इट इज अ स्क्रू ड्राइवर। तो मैंने इसको दीवार पर रखा, मैं कैंची से ऐसे 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 कर करके मैंने ये थोड़ा सा छेद बनाया है इसमें। बहुत थक गई मैं, 1.5 घंटा मुझे लगा है इन्हीं से छेद करने में। अभी भी ये पूरा अटका नहीं है, ये बस अटका हुआ है, कभी भी गिर सकता है। बट ठीक है, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, जुगाड़ करना हमें बहुत आता है, तो यस। ओके चलो क्वेश्चन पे आते हैं, मस्ती तो होती रहेगी। What will be the wavelength of a ball? चलिए क्वेश्चन बोलता है What will be the wavelength of a ball of mass 0.1 kg of mass 0.1 kg with a velocity of 10 meter per second with a velocity of 0.1 बोला ना, नहीं 10 बोला, 10 मीटर पर सेकेंड। चलो समझ में आ गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखते ही आंसर समझ में आ गया होगा कि कैसे बनेगा, समझ में आ गया होगा। व्हाट विल बी द वेवलेंथ, क्या करना है आपको, वेवलेंथ निकालना है। सो लैम्डा निकालना है, लैम्डा क्वेश्चन मार्क है, फाइन। क्या दिया हुआ है, मास आपको दिया गया है 0.1 kg, लिख लो। और क्या दिया गया है, वेलोसिटी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड, लिख लो। भाई फॉर्मूला आपको पता है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई एम वी। h की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10 रेस टू दी पावर -34 जूल सेकेंड, डिवाइडेड बाई मास की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी की वैल्यू 10। बुझलिस बुझलिस, ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 10 जाएगा, ये कट जाएगा, इससे फाइनल आंसर आ जाएगा 6.626 इंटू 10 रेस टू दी पावर -34। वेवलेंथ मीटर में आता है तो मीटर आंसर हो जाएगा, फाइन। कोई दिक्कत, आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, एकदम झक्कास सही आंसर है, फाइन। कोई दिक्कत, कैसे बना समझ में आया, बस इतना ही है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है। लाइट आ गई, वाओ, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, बन गया, कॉपी कर लिए। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से भी बन जाना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मिटा दूं मिटा दूं मिटा देती हूँ। मेरी भी एग्जाम्स हैं यार, कॉलेज आ गए हम लोग। चलिए बोलता है, रुक जाइएगा एक सेकेंड। चलिए वेरी गुड, क्वेश्चन बोलता है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, बताओ तो कितना होता है इलेक्ट्रॉन का मास। मैं नहीं भी दूं अगर तो इलेक्ट्रॉन का मास तो भाई बच्चे को पता होना चाहिए, 12th में हो, 11th-12th में हो, साइंस के स्टूडेंट हो, फिजिक्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रॉन का मास तो पता होना चाहिए। चलिए होपफुली आपको पता होगा, 9.1 इंटू 10 रेस टू दी पावर -31 kg होता है, पता है ना, नहीं पता है तो याद कर लीजिए, ठीक है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज, if its kinetic energy is 3.0 into 10 raised to -25 जूल है, into 10 raised to -25 जूल, calculate its wavelength, फाइन। बुझलिस बुझलिस बुझलिस, मम्मी मम्मी भाई सॉरी, ठीक है। क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा, ये काइनेटिक एनर्जी देख के कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। वो इक्वेशन नंबर 6 था आई गेस ना, 3 4 5 6 था, हाँ 6, इक्वेशन नंबर 6 क्या था, इक्वेशन नंबर 6, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाई रूट अंडर 2m काइनेटिक एनर्जी, फाइन। लैम्डा आपको निकालना है, h की वैल्यू आपको पता होती है 6.626 इंटू 10 रेस टू दी पावर -34 डिवाइडेड बाई रूट अंडर 2
मल्टीप्लाइड बाई m की वैल्यू दी गई है 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू दी गई है। सब SI यूनिट में है, चेक कर ले, अगर ये ग्राम में होगा तो केजी में आपको बदलना पड़ेगा, SI यूनिट्स में ही लिखना है। 3.0 इंटू 10⁻⁻25, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, जो ऑब्वियसली मैं सॉल्व नहीं करूंगी, आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको सिर्फ आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर आएगा 8967 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। होपफुली यही आंसर है, ठीक है। चलिए, आप समझ में आया कैसे सॉल्व होगा, कैसे सॉल्व होगा ये समझ में आया, समझ में आया। चलिए, इसके आगे क्वेश्चंस आप घर पे बनाएंगे, मैं आपको क्वेश्चंस लिखवा देती हूँ एनसीईआरटी के अंदर जो है, बाकी आप बाहर से भी, अपने से भी, इंटरनेट ChatGPT का ज़माना है, ये निकाल करके भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपने से। सो यस, मिटाना कोई ज़रूरी नहीं है, मैं आपको क्वेश्चंस दे देती हूँ। होमवर्क आपका होमवर्क एग्जाम्पल्स से आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2.12, 2.13, 2.14 और एक्सरसाइज से आप बनाएंगे बताती हूँ, एक्सरसाइज से आप बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 2.20, 2.21, 2.57, 57 नंबर और 2.60 क्वेश्चन नंबर 57 है ये, और क्वेश्चन नंबर 60 है ये, 21 है, 20 है, और इधर से 12, 13, 14 एग्जाम्पल से 4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस हैं। इन्हें आप सॉल्व करेंगे अपने से, और सॉल्व करके आंसर्स चेक करेंगे, चोरी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, एकदम ईमान के साथ बनाए, ईमानदारी से बनाए, चीटिंग नो, नो चीटिंग, नो चीटिंग, बैड, चीटिंग बैड। चलिए, चोरी करेंगे तो आपको ऊपर वाला भी नहीं बचा पाएगा एग्जाम वाले दिन। मेरे एक टीचर हमें बता रहे थे, हम लोग कोई इंग्लिश का एग्जाम था, बहुत पुरानी बात है, शायद मैं स्टैंडर्ड 8th में थी उस टाइम पे, तो हमारे एक टीचर थे, उज्जवल सर नाम था उनका, वो हमें पढ़ा रहे थे, तो पढ़ाते पढ़ाते ना वो ऐसी इंग्लिश का किताब मांगे हमसे और हमारा चेक करने लगे, तो करते करते हमारी इंग्लिश में ना उस टाइम पे एक पोएम थी, मुझे नाम याद नहीं है बिल्कुल भी उस पोएम का, बट वो बहुत लंबा पोएम था, कुछ ICSE वाले बच्चे जानते होंगे प्रॉब्ली, 8th में ही, 8 या 9th में वो था, हाँ, तो बहुत लंबा 2, 2.5, 3 पेज का पोम था वो, कुछ ऐसा कुछ तो था उस पोम में। उस पोम में एक लड़की थी जिसके बाल एकदम रपुंजल जैसे लंबे थे, मुझे एकदम भी नाम याद नहीं है पोम का, बट था। तो ना वो सर हमें बता रहे थे कि आप लोग ने इस पोम को याद करके जाइएगा, क्योंकि ये डिफिकल्ट पोम है, सारे बच्चे इसे छोड़ के जाएंगे, इस वजह से एग्जाम में टीचर्स ना स्पेसिफिकली आपको यही पोम लेंगे, और अगर आप याद नहीं करके जाते हो तो आपको एग्जाम हॉल में भगवान भी नहीं बचा सकता है। तो मेरे बगल में एक मेरी फ्रेंड बैठी थी, वो बोलती सर फ्रेंड्स लोग भी नहीं बचा पाएंगे, तो सर हंसने लगे बहुत कि फ्रेंड्स लोग बचा सकते हैं, बट बीइंग अ टीचर आई विल नॉट सजेस्ट यू ऑल दिस थिंग। सो अगेन, बीइंग अ टीचर आई विल नॉट सजेस्ट यू, सो आप अपने से सॉल्व करें। बड़ा प्यारा प्यारा चीज है यार, इतना खूबसूरत, अरे यार केमिस्ट्री की खूबसूरती देखो। चलिए, इन सबको आप सॉल्व करेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे, and keep learning, keep figuring out things. Until then, goodbye and thank you so much.